आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए हम उत्तर प्रदेश PCS प्री के लिए करंट को और लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए करंट को फटाफट के इस देखते हैं, अंदाज में देखते हैं। और आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप रोक रोक के वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए समय न नष्ट करते हुए देखना शुरू करते हैं। आइए पहला प्रश्न है कि ई अमृत, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ई अमृत क्या है। ई अमृत क्या है? एक पोर्टल है। ई अमृत क्या है? एक पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनके समस्त सूचनाओं के लिए क्या बनाया गया है? ई अमृत नामक एक पोर्टल बनाया गया है। अब जो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है इसको भारत ने कहां पे लॉन्च किया था? जो COP 26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 हुआ था, कहां हुआ था? ग्लासगो कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम में। कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम में। वहां पे ये लॉन्च किया गया था। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपको कि ई अमृत जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, आजकल देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित सभी समस्त सूचनाओं के लिए एक पोर्टल है। इस पोर्टल को लॉन्च कहां किया गया? ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लॉन्च कहां किया गया? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां पे हुई थी? 26 वाली ग्लासगो में हुई। ग्लासगो कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम में। इसीलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ई अमृत, ध्यान रखिएगा ई अमृत का। दूसरा है ट्रेड इमर्ज। ये ट्रेड इमर्ज डायरेक्ट प्रश्न आएगा। ट्रेड इमर्ज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक। ये जो एक प्राइवेट बैंक है ICICI बैंक, ये आयातकों और निर्यातकों के लिए डिजिटल बैंकिंग का जमाना। ये तो डिजिटल बैंकिंग का काम तो लगभग सभी बैंक कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये क्या करेगा? मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए भी। तो डिजिटल बैंकिंग, आयात और निर्यात के डिजिटल बैंकिंग के साथ साथ क्या है? मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए भी लॉन्च किया गया ट्रेड इमर्ज को कौन लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन योद्धा ये आ रहा है, जान लीजिए, ये किसी चाहे PCS चाहे लेखपाल जरूर आ रहा है। ग्रीन योद्धा क्या है? ग्रीन योद्धा एक पहल है। ये पहल क्या है? ऊर्जा कुशल बनाने के लिए और अपने कार्बन पदचिह्न यानी फुटप्रिंट को कम करने के लिए उद्योगों को नवीन तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाना। तो ध्यान देखना कि ग्रीन योद्धा किससे? देखिए जलवायु, यहाँ सब कुछ जलवायु परिवर्तन पे आ रहा है और ये पर्यावरण का प्रश्न बन रहा है। तो ग्रीन योद्धा क्या है? ऊर्जा को सक्षम कुशल बनाने के लिए और अपने कार्बन फुटप्रिंट को जो है कम करने के लिए ये उद्योगों को नवीन यानी टेक्नोलॉजी पे बल दिया जा रहा है। किस पे बल दिया जा रहा है? टेक्नोलॉजी पे बल दिया जा रहा है, जिसपे कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो। तो ग्रीन योद्धा क्या है? ये ऊर्जा कुशल बनाने और अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए उद्योगों को नवीन तकनीक का उपयोग करने में सक्षम बनाना। तो ये सीधा जो है इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है, पर्यावरण का क्वेश्चन है। तो ग्रीन योद्धा से सीधा आप समझिएगा जो है। अब आइए देखिए, ये 8 और उत्पादक इकाइयां जो रेलवे से संबंधित हैं, इनको एकीकृत करने की बात चल रही है, ठीक ना। तो 8 भारतीय रेलवे की 8 उत्पादक इकाइयां हैं। तो इसी उत्पादक इकाइयों से आपसे पूछ लेगा, क्योंकि इनका जो विनिर्माण से संबंधित है, तो ये विनिर्माण से संबंधित है, इनको एकीकृत करने की बात चल रही है। जिसमें से 3 कोच फैक्ट्री है। कौन कौन सी 3 कोच फैक्ट्री है? आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे। पहली कोच इंट्रीगल, देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ शब्दों की। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? कपूरथला का मतलब पंजाब। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे है? ये रायबरेली। तो ये 3 कोच फैक्ट्रियां हैं। 3 कोच फैक्ट्रियां में कौन कौन? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? चेन्नई में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री है कहाँ पे? रायबरेली में। और 3 लोकोमोटिव निर्माण, 3 हो गया कोच फैक्ट्रियां हो गई, 3 लोकोमोटिव निर्माण हो गया। कौन सा? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पे है? वाराणसी पे। वहीं पे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये भी वाराणसी पे है। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क ये कहाँ पे है? पटियाला। तो 3 ये हो गए, 3 ही हो गए 6। अब 2 रेल पहिया से संबंधित, रेल पहिया वाला कहाँ पे है? एक यलहंका बंगलुरु में और दूसरा है बेला बिहार में। ये इन्हीं 8 को जो है
8 को एकीकृत करने की बात की जा रही। यलहंका रेल पहिया कहाँ बनता है? रेल का पहिया यलहंका बंगलुरु में और कहाँ पे? बेला बिहार में। 2 जगह ये रखिएगा। 3 लोकोमोटिव निर्माण है, एक चितरंजन में है, चितरंजन वही वाराणसी वाला, दूसरा डीजल वाराणसी वाला और तीसरा डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन यहाँ शब्द है, मॉडर्नाइजेशन वाला पटियाला में। और 3 जो है कोच फैक्ट्रिया है। 3 कोच फैक्ट्रिया कहाँ पे? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली। तो यहाँ इस चीज का आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग, यहाँ ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग है। अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग ध्यान रखिएगा, भारतीय विधि आयोग नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग संस्था में आपको यही चीज याद रखना, प्रोफेसर विमल पटेल को चुना गया है। ये अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग का कार्यकाल कितना? ये इनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग का जो कार्यकाल चलेगा वो 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 34 सदस्य होते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग में कौन भारतीय चुना गया? तो विमल पटेल। कौन? विमल पटेल चुने गए हैं। ठीक ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मन्नू भंडारी बड़ी चर्चित लेखिका है हिंदी की। मन्नू भंडारी जो हिंदी की लेखिका है, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनके ऊपर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं हिंदी भी, जीएस में। इनका जो एक उपन्यास था यही सच, बड़ा ही अच्छा उपन्यास है इनका। एक उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का, ये लेखिका है, इनका उपन्यास यही सच है पर रजनीगंधा फिल्म का निर्माण हुआ। देखिए रजनीगंधा फिल्म जो है वो किसपे बना है? मन्नू भंडारी का उपन्यास यही सच है। यही सच याद ध्यान रखिएगा। अभी हाल में मन्नू भंडारी का जो है निधन हुआ है। ये अच्छा, ये इसमें जितने हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीसरा वाला। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है तुर्की देश की टज झील, ये टज झील ध्यान रखिएगा, टज झील कहाँ पे है? टज झील पहले तो यही आपसे पूछ लेगा, टज झील कहाँ पे? तो ये टज झील मध्य तुर्की में, यानी तुर्की जो देश है उसके मध्य भाग में जो है, मध्य तुर्की, ये सीधा आप मध्य तुर्की ऐसे पूछ लेगा कि तुर्की के किस पार्ट में है, उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में। तो जलवायु परिवर्तन के कारण मध्य तुर्की, एकदम तुर्की के मध्य में एक टज झील है जो तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखिएगा, तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? टज झील है, जो किसके कारण सूख गई? जलवायु परिवर्तन के कारण सूख गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है टज झील तुर्की की है और जो तुर्की में, मध्य तुर्की में स्थित है, वो सूख गई। जबकि तुर्की की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप सभी जानते हैं, वान झील। वान झील जो है तुर्की की सबसे बड़ी झील है। ठीक ना, तो तुर्की की सबसे बड़ी झील तो वान झील है। दूसरे नंबर पे टज झील आती है। दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी थी? टज झील थी, जो कि अब सूख गई है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इस चीज को, इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कौन सा नाम उसका? टज झील। टज झील, तुर्की टज। बुकर पुरस्कार, तो अभी एक लाइन थोड़ा प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है। बुकर पुरस्कार 2021 दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलबूट। आप सीधा ऐसे गलबूट को याद रख लीजिएगा, बुकर गलबूट। उनके उपन्यास किस चीज के उपन्यास हुए? उपन्यास का नाम क्या है? द प्रॉमिस। प्रॉमिस किसने किया है? गलबूट ने किया है। बुकर में प्रॉमिस किसने कर दिया है? गलबूट ने बुकर में प्रॉमिस कर दिया है। तो प्रॉमिस क्या हो गया? इनका उपन्यास हो गया, गलबूट इनका नाम हो गया, बुकर इनका पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार में ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका के तीसरे लेखक हैं ये पुरस्कार पाने वाले, अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के तीसरे लेखक हैं। तो डेमन गलबूट तीसरे हैं। द प्रॉमिस उपन्यास का नाम द प्रॉमिस, पुरस्कार बुकर। केरल के पीर मोहम्मद, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, बीसीएस में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि केरल के पीर मोहम्मद, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये किससे संबंधित है? मप्पीला गीत। मप्पीला गीत कहाँ पे गाया जाता है? केरल में। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है कल्चर का, मप्पीला गीत कहाँ गाया जाता है? केरल में। तो मप्पीला गीत के गाने वाले कौन थे? पीर मोहम्मद। लक्षद्वीप, ये मालदीप में, ध्यान दीजिएगा, मालदीप में। तो सैफ चैंपियनशिप, जो सैफ चैंपियनशिप होता है, वो सैफ चैंपियनशिप जो है 2021 कहाँ पे आयोजित किया गया? ये मालदीप में आयोजित किया गया। भारत ने किसको हरा के जीता? नेपाल को 3-0 से हरा के जीता। नेपाल को भारत ने हरा के जीता है।
और ये यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये भारत का 8वां टीका। सैफ चैंपियनशिप किसने कौन जीता? भारत ने जीता। किसको हरा के जीता? नेपाल को हरा के जीता। कहाँ पे आयोजित हुआ? मालदीव में आयोजित हुआ। तो भारत ने चौथी बार जीता, 8वीं बार जीता। ये देखिए कुछ योजनाएं हैं, ग्राम आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा योजना, ये किस सरकार ने चलाई है? गुजरात सरकार ने चलाई है। आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा योजना गुजरात सरकार की है। रक्षक सड़क सुरक्षा पहल, ये किस सरकार की है? उड़ीसा सरकार की है। मेरा घर मेरा नाम योजना कहाँ की सरकार की थी? पंजाब सरकार की थी। चलते हैं आगे देखते हैं। आइए देखते हैं हरिता कर्म सेना। हरिता कर्म सेना ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कहाँ पे, किस शहर के लिए? कोच्चि, केरल में। ये घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए नगर पालिका की एक पहल है, शुरू किया गया। हरिता कर्म सेना जो है कोच्चि शहर में नगर पालिका द्वारा घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए शुरू किया गया, ठीक ना। तो किसका है? केरल का। बस हरिता कर्म सेना कहाँ पे? केरल में, कोच्चि शहर के लिए। जन सेवक योजना क्या है? कर्नाटक सरकार की एक योजना है जहाँ पे 56 सरकारी सेवाएं एक साथ मिलेंगी। जल सेवक योजना किस सरकार की है? कर्नाटक सरकार की है। दुआरे राशन योजना किस सरकार की है? पश्चिम बंगाल सरकार की है, ठीक है। नाग नदी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। नाग नदी, नाग नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नाग नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो नाग नदी का अभी फिर से जो है, इस नदी को फिर से पुनर्जीवित की जा रही है, फिर इसकी साफ सफाई की जा रही है तो है, ये नदी चल बहती है, लेकिन इसका फिर से जो है कायाकल्प किया जा रहा है। नाग नदी ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, नागपुर में। तो ये नाग नदी वहां से बहती है। तो ये नाग नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अंबाझरी झील। अब ऐसे आपसे पूछ देगा अंबाझरी झील कहाँ पे है, तो ये भी महाराष्ट्र में। सीधा कहाँ? अंबाझरी, यदि ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। अंबाझरी झील कहाँ पे है? अंबाझरी झील से ही नाग नदी निकलती है। किस झील से नाग नदी निकलती है? अंबाझरी झील से नाग नदी निकलती है। अंबाझरी झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नाग नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जो ये अंबाझरी झील जो है, ये नागपुर शहर के पश्चिम में स्थित है। नागपुर शहर के पश्चिम में स्थित है। तो नागपुर में ये नाग नदी बहती है, ठीक ना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अभी जो है पुडुचेरी और लक्षद्वीप के लिए समुद्री स्थानिक योजना, समुद्री स्थानिक योजना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। समुद्री स्थानिक योजना किसके सहयोग से शुरू किया है? नॉर्वे के सहयोग से शुरू किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुडुचेरी और लक्षद्वीप के लिए समुद्री स्थानिक योजना किसके सहयोग से शुरू किया है? नॉर्वे के सहयोग से शुरू किया गया। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो सकता है, संभावना ये बन रहा है कि आ जाएगा। नासा ने ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों एस्टेरॉइड के अध्ययन के लिए बृहस्पति ग्रह पर अपना पहला यान, यहाँ देखिए आप, नासा का अपना पहला यान है लूसी। तो लूसी किसके अध्ययन के लिए कौन छोड़ा है? लूसी जो है नासा ने छोड़ा है। लूसी किसने छोड़ा है? नासा ने। किसके अध्ययन के लिए? ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के। किसके? ट्रोजन एस्टेरॉइड के लिए। ट्रोजन एस्टेरॉइड के लिए छोड़ा है। कहाँ पे? बृहस्पति ग्रह, ठीक ना। ये बृहस्पति ग्रह के पास जाएगा तो ये किसका अध्ययन करेगा? ट्रोजन एस्टेरॉइड का अध्ययन करेगा। इसका नाम क्या है? लूसी। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावना ज्यादा इसकी बन रही है। तो लूसी, क्योंकि जहां पहला, नासा का जो कुछ भी पहला होता है वो अक्सर पेपर में आता है, तो लूसी को ध्यान में रखिएगा। लूसी किसके द्वारा? नासा ने ट्रोजन एस्टेरॉइड के लिए बृहस्पति ग्रह पर अपना पहला यान, लूसी क्या है? एक यान है, अंतरिक्ष यान। किसने इस यान को लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है, ठीक ना। किसके लिए? ट्रोजन एस्टेरॉइड के लिए। दक्षिण कोरिया ने अपना पूरी तरह से पहला स्वदेशी विकसित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, तो नूरी किसका है? बस आप खाली इतना ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया का है। नूरी किसका है? दक्षिण कोरिया का। आईवीएफ तकनीक से भारत में पहली बार बन्नी एक प्रजाति होती है। भैंस की एक प्रजाति होती है। सीधा यही, बन्नी एक प्रजाति होती है। तो बन्नी प्रजाति की भैंस के बच्चे को जन्म दिया है आईवीएफ तकनीक के जरिए। और ये बन्नी जो है, बन्नी प्रजाति की भैंस को कौन पालता है? मालधारी समुदाय। कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात में। तो सीधा बन्नी प्रजाति की भैंस कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। आपसे प्रश्न यही रहेगा, बन्नी समुदाय की कहाँ पे पाई जाती है? तो ये वहाँ गुजरात में पाई जाती है। इसको पालता कौन है? मालधारी समुदाय। कहाँ पे? गुजरात का है। जलवायु शुद्धता सूचकांक के अनुसार 80% से अधिक आबादी, यहाँ ये परसेंटेज
कि ऐसे जिलों में रहती है जो सर्वाधिक जल मौसमी आपदा के चपेट में, 80% आबादी ऐसे जिलों में रहती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू संरचना संस्थान, ये सीधा ऐसे प्रश्न आएगा कि ये है कहाँ पे। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान कहाँ पे है। सीधा ये प्रश्न डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, क्योंकि जहाँ पे कुछ हुआ रहता है वही आता है। तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान कहाँ पे है, गांधीनगर गुजरात में। अभी भारतीय सेना के साथ यहाँ एक समझौता ज्ञापन हुआ है, इसलिए चर्चित है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जीके में प्रश्न बनेगा। तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान गांधीनगर में, ठीक ना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 10वां। ठीक ना, जहां जलवायु परिवर्तन की बात है और प्रदर्शन की बात है, तो वहां पे भारत का स्थान कौन सा है, 10वां। अभी पंजाब द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू कराई गई थी। सिंधु में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसकी जनगणना शुरू कराई गई है। डॉल्फिन को IUCN, यहाँ इतना ध्यान रखना है कि IUCN में डॉल्फिन को किस श्रेणी में रखा गया है, तो संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो ये चीज ध्यान रखना कि किस श्रेणी में है, संकटग्रस्त श्रेणी में। कौन सरकार शुरू कराई थी, पंजाब सरकार शुरू कराई थी। अभी जो है एक भारतीय वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने एक रिसर्च किया। एक रिसर्च में यह पाया इन्होंने कि 3.2 अरब वर्ष पहले पहली बार उभरने वाला महाद्वीपी जो भूभाग था वो कौन सा था, वो भूभाग झारखंड का हजारीबाग। जो झारखंड का एक जिला भी है और एक पठार भी है। तो झारखंड का जो हजारीबाग है, ये एक संभावना जताए है कि जो 3.2 अरब वर्ष पहले पहली बार जो महाद्वीपी भूभाग उभरा है वो झारखंड का हजारीबाग हो सकता है। ये 3 देशों के, USA के थे यहाँ पे, और इंडिया के थे और ऑस्ट्रेलिया के। तो ये USA, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 3 जगह के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया कि 3.2 अरब वर्ष पहले जो है जो महाद्वीपी भूभाग उभरा था वो भूभाग कौन सा था, झारखंड का हजारीबाग। तो देखिए COP 26 आप जान ही रहे हैं कहाँ पे हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। तो यहाँ मोदी ने कितनी प्रतिज्ञाएं ली थी, 5 प्रतिज्ञाएं। इसी के तहत 2030 से ध्यान रखना, डेट याद रखना, 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उनकी क्षमता कितनी करना है, 500 गीगावाट। इस चीज को ध्यान रखना, ये बार बार बदल रहा है। तो 2030 तक अब कितना कर दिया गया, 500 गीगावाट कर दिया गया। ठीक ना, यहाँ इस चीज को विशेष ध्यान रखना कि जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि जो तेल और कोयले से ना बने जो ऊर्जा, वो ऊर्जा जो है जो हम नए स्रोतों से, जैसे सोलर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन सब से जो बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक से, तो ये कब तक 2030 तक कितना रखे हैं, टारगेट रखे हैं 500 गीगावाट का। ये बदल गया, 450 था तो 500 गीगावाट कर दिया गया है। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, 2030 तक कितना कर दिया गया है, 500 गीगावाट कर दिया गया है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये सीधा ऐसे पूछ दिया जाएगा, मिलाने के लिए आ जाएगा। कहाँ पे है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, कहाँ पे है, मानसेर हरियाणा में। कहाँ पे है, मानसेर हरियाणा में। यहाँ विश्व की सबसे जटिल और अपनी तरह की पहली MRI सुविधा, MRI जो आप देखते हैं कि MRI जो कराया जाता है, वही MRI की सुविधा जो है अपनी तरह का पहला और जटिल एकदम, ये कहाँ पे, मानसेर हरियाणा में। तुवालू एक छोटा, ये भी देखिए COP 26 में वहाँ तुवालू के जो विदेश मंत्री थे वो संबोधित किए थे। तो तुवालू आप सीधा ध्यान में रखिएगा, मैप से भी ध्यान में रखिएगा। तुवालू है कहाँ पे, किसका द्वीप है, प्रशांत, किस महाद्वीप में है तुवालू, प्रशांत महाद्वीप में। इतना ध्यान रखना, तुवालू किस, ये छोटा सा एक राष्ट्र है तुवालू, ये किस महाद्वीप में है, प्रशांत महाद्वीप में। वहां देखिए बगल में ही हिंद महासागर भी है,
तो इतना ध्यान रखिएगा तुवालू किसका है, तो तुवालू प्रशांत महासागर का प्रशांत महासागर द्वीप में है, जो कहाँ कहाँ किसके किसके पार्ट होते हैं, हवाई द्वीप एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, तो एक तरफ ऊपर जो है हवाई द्वीप है और नीचे ऑस्ट्रेलिया है, दोनों के बीच में एक तुवालू है। तो इतना ध्यान रखना कि हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तुवालू एक छोटा सा राष्ट्र है, और तुवालू जो राष्ट्र है वो किस महाद्वीप में है, प्रशांत महाद्वीप में है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक गंभीर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डूबने की चर्चा इसकी है कि डूब सकता है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। इस पे आप ये ध्यान रखिएगा कि किस महाद्वीप में है और ये किसके, हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। चलते हैं अगला देख।